अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑपरेशन यलगार की, और इस ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 710 जासूस पकड़े गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा क्रैकडाउन और 710 जासूस पकड़ने की ये बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये बताएंगे कि ईरान की तरफ से इसराइल और भारत को क्या नया सरप्राइज़ दिया गया है। भारत ने कौन सी नई जंग छेड़ दी है। आलमी और रीजनल सिक्योरिटी से जुड़ी कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं ऑपरेशन यलगार की। नाज़िम, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर पंजाब और सिंध में कार्रवाइयाँ की हैं स्पाई नेटवर्क्स के ख़िलाफ़, इंडियन स्पाई नेटवर्क्स के ख़िलाफ़। 4 जासूस तो सिंध से पकड़े गए हैं, कराची से पकड़े गए हैं। 6 जासूसों को पंजाब से पकड़ा गया है। ये टोटल 10 हो जाते हैं। 700 जासूस पकड़े जाने की जो खबर है वो अभी कुछ देर के बाद उसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन ये जो 10 जासूस हैं जो कि इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक थे, इंडियन अफवाज के साथ मुंसलिक थे, इंडियन फ़ौज के कर्नल रंजीत के साथ राब्ते में थे, इंडियन फ़ौज के मेजर रविंद्रा के साथ राब्ते में थे, इन्हें पकड़ा गया है। और इनसे पाकिस्तान के जो हसास मकामात हैं उनकी तस्वीर मिली हैं, और ये अपने मोबाइल के ज़रिए उन सेंसिटिव मकामात की ना सिर्फ तस्वीर बल्कि लोकेशंस भी रॉ के एजेंट्स के साथ, इंडियन एजेंसी रॉ के साथ शेयर कर रहे थे। जिन कर्नल के साथ या जिन मेजर के साथ राब्ते में थे उनके साथ ये सारी चीज़ें वो शेयर कर रहे थे। और जो मेजर रविंद्रा हैं उनकी तरफ से बॉर्डर पर ये जो एजेंट्स पकड़े गए हैं, इनको धमाका खेज मवाद, आईडीज़ जिसको कहते हैं, वो भी इनको डिलीवर किया गया। और इन एजेंट्स की प्लानिंग ये थी जो कि रॉ के पे रोल पे काम कर रहे थे, रॉ के लिए तकरीबकारी और दहशतगर्दी की एक्टिविटी सर अंजाम देने के लिए मसाजिद, रेलवे स्टेशन और दीगर अहम तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। भावलपुर में तो ख़ास तौर पे रेलवे स्टेशन और मसाजिद को टारगेट करने का प्लान था। तो ये 10 लोग जो गिरफ़्तार किए गए हैं, 4 सिंध से और 6 पंजाब से। जो पंजाब से गिरफ़्तार हुए हैं उन्हें भावलपुर और भावलनगर से गिरफ़्तार किया गया है। और इन 10 जासूसों को गिरफ़्तार करने के बाद नामालूम मकाम पर तफ्तीश के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। इससे पहले भी जेहलम से एक जासूस पकड़ा गया था, पाकिस्तानी था लेकिन इंडियन एजेंसी रॉ और इंडियन फ़ौज के लिए काम कर रहा था, तकरीबकारी और दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स कर रहा था। अब जो 700 जासूस नाज़ी पकड़े गए हैं, 700 जासूस का एक बड़ा नेटवर्क होता है। वो पिछले 12 दिनों में जो ईरान की तरफ से, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें 700 मुबैना जासूस पकड़े गए हैं। और सारी डिटेल ईरानी मीडिया ने पब्लिक की है। ना सिर्फ 700 मुबैना जासूस पकड़े गए हैं जिसमें इंडियन शहरी भी हैं, अफ़गान शहरी भी हैं और दीगर नेशनल्स भी हैं, अपने उनके लोकल्स भी हैं। उनसे 10,000 ड्रोन्स बरामद हुए हैं। 700 मुबैना जासूसों से 10,000 ड्रोन्स भी बरामद हुए हैं। तो जैसे मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि इस सीज़ फायर के बाद जो ईरान का बड़ा इम्तिहान है, मुसाद के और मुसाद और रॉ का जो गठजोड़ है, भारत इसराइल का जो इत्तेहाद है, इसके ज़रिए जो ईरान में जासूसी का नेटवर्क चलाया जा रहा था उस तक पहुंचना था, उसकी डेप्थ तक पहुंचना था और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी थी।
तो ये भी बड़ी कामयाबी है कि ईरान की पुलिस ने और ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिल के ये 700 मुबैना जासूस गिरफ़्तार किए हैं। लेकिन आज भारत ने एक नई जंग भी छेड़ दी है। अब वो नई जंग आबी जंग है जो पाकिस्तान के साथ भी इंडिया ने छेड़ रखी है, और पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह पैगाम भी है कि अगर पानी रोकने के लिए कोई ढांचा, कोई स्ट्रक्चर भारत बनाएगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को टारगेट करके उड़ा देगा। अब इंडिया की तरफ से नई आबी जारियत बांग्लादेश के साथ शुरू की गई है। इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को कहा गया है कि जो आपके साथ हमारा गंगा मुआहदा है उस पर नज़रसानी करनी है। नया 15-20 साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन पहले वाले जो टर्म्स हैं उनको हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये मुआहदा रिव्यू होना चाहिए। ये जो नाज़रीन इस किस्म के हथकंडे इंडियन सरकार, मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है, कभी सिंध ताश का मुआहदा मुअत्तल कर दिया, कभी बांग्लादेश के साथ गंगा मुआहदा आपने नज़रसानी का कह दिया, तो भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका जो अपना सबसे बड़ा दरिया है ब्रह्मपुत्रा, जो कि चाइना से निकलता है, जिस पर चाइना सबसे बड़ा डैम भी बना रहा है, जो कि इंडिया की आपाशी का 55% और पीने के पानी का 45% फराहम करता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो हथकंडे इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री के ख़िलाफ़ आबी जारियत के इस्तेमाल कर रहा है उसके ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल हो। चाइना की तरफ से ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसका पानी रोक दिया जाए, उसका पानी का रुख ना मोड़ दिया जाए। और चाइना ने तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उस पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का आगाज़ भी कर दिया है। इंडिया तो जब डैम बनाएगा रिवर गंगा पे, या जो दरिया पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं झेलम पे, चेनाब पे, तो वो तो जब इंडिया सो बनाएगा। चाइना ने तो आगाज़ भी कर दिया है। तो भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो वो हथकंडे फिर दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है आबी जारियत के, जब वो आपके ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा तो फिर चीखें ज़्यादा निकलेंगी और चीखों की आवाज़ आसमान तक जाएगी। अब इसी चीज़ को लेके जो भारत की जारियत है, इस किस्म के मनफी हथकंडे हैं, जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, DGISI के ओहदे पर भी हैं, जनरल आसिम मलिक साहब, वो चाइना के दौरे पे गए हैं और वहाँ पे इस दौरे में उन्होंने SCO की सलामती कौंसल के जो सेक्रेटरीज़ का इजलास है उसमें उन्होंने शिरकत की है। लेकिन इस इजलास में आसिम मलिक साहब ने कौमी सलामती के जो एडवाइज़र हैं, जो मुशीर हैं, चाइना के हुकाम के साथ भी मुलाकात की है। और इस मुलाकात में पाक चाइना जो सिक्योरिटी, जो दिफाई तावन है, उसको मज़ीद बढ़ाने पे इत्तफ़ाक़ किया गया है। तो भारत को ये जो पाकिस्तान और चीन का सिक्योरिटी तावन है, दिफाई तावन है, माशी तावन है, तो ये बड़ा खटकता है, ये बहुत ज़्यादा खटकता है और ये खटकता रहेगा। अगली खबर पे चलते हैं नाज़रीन। अगली खबर नाज़रीन ये है कि ईरान की तरफ से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि उसका जो जौहरी प्रोग्राम है वो बिल्कुल बंद नहीं होगा, उसको रीबिल्ड भी करेंगे, उसको रिस्टोर भी करेंगे। गो कि आज डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें कांग्रेस में मवाख़ज़े की तहरीक का सामना था, वो मवाख़ज़े की तहरीक नाकाम हो गई है। मवाख़ज़े की तहरीक में चंद दर्जन वोट पड़े हैं और मवाख़ज़े की तहरीक की मुखालफत में सैकड़ों वोट पड़े हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट की रेजोल्यूशन नाकाम हो गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दिया है कि अगर दोबारा से ईरान न्यूक्लियर साइट रीबिल्ड करता है, न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, तो दोबारा से ईरान पे हमला किया जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि जौहरी प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा, इसको रिस्टोर भी करेंगे, इसको बहाल भी करेंगे, और जो 400 ग्राम यूरेनियम थी जिसकी अफसूदगी की गई उसको भी महफूज बना लिया गया। लेकिन बड़ा सरप्राइज़ ईरान की तरफ से ये सामने आया है कि ईरानी पार्लियामेंट ने आज एक तरमीम मंजूर कर ली है, और वो तरमीम ये है कि यूरेनियम अफसूदगी के हवाले से जो तावन इस ईरान इसराइल जंग से पहले या अमेरिका ईरान जंग से पहले ईरान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की एटॉमिक एनर्जी की जो एजेंसी है उसके साथ जो तावन किया जा रहा था,
ईरानी पार्लियामेंट ने तरमीम करके अब उसमें ये कहा है कि जो तावन करने वाला सिलसिला था, वो तावन करने वाला सिलसिला अब इस बिल के ज़रिए, इस तरमीम के ज़रिए सस्पेंड हो जाएगा। अब ईरान अक़वाम मुत्तहिदा की एटॉमिक एनर्जी के साथ किसी किस्म का यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से, उसका मुआयना कराने के हवाले से किसी किस्म का तावन जो है वो नहीं करेगा। और इस तरमीम के हक़ में 222 वोट डाले गए हैं और मुखालफत में एक भी वोट नहीं पड़ा। और ईरान इसराइल जंग में जो एक दावा किया गया था इसराइल की तरफ से कि कुद्स फोर्स के जो सरबराह हैं इस्माइल कानी, वो शहीद हो गए हैं, तो कल जो शाम को जश्न मनाया गया ईरान में, जो इसराइल जंग की कामयाबी की सेलिब्रेशंस की गई, उस सेलिब्रेशन में कुद्स फोर्स के जो सरबराह हैं इस्माइल कानी साहब मंजर-ए-आम पे आए और लोगों ने उनका पुरजोश अंदाज में जो है वो इस्तकबाल किया। तो इसराइल का ये दावा भी झूठा साबित हुआ कि कुद्स फोर्स के जो सरबराह थे वो शहीद हो गए हैं उनके टारगेट्स, उनके हमलों के नतीजे में। लेकिन जब वो सामने आए हैं तो ईरानी अवाम के लिए भी सरप्राइज़ था, लेकिन इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ था। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।